तो नया टॉपिक है मूल कर्तव्य। लक्ष्मीकांत का टॉपिक है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। तो मूल कर्तव्यों को कहाँ से प्रभावित होकर लिया गया? रूसी संविधान से। जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य हैं वो रूसी संविधान से लिए गए, रूस के संविधान से। अब इन्हें मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का एक गठन किया गया था। उसने सिफारिश की कि भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। 1976 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, आंतरिक आपातकाल में, कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। किसका गठन किया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य और उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। समिति ने क्या कहा कि संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य का एक अलग से चैप्टर होना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। अब क्या हुआ? संविधान के अंदर संशोधन किया। केंद्र में उस समय कांग्रेस सरकार थी। उसने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, वह अनुच्छेद 51 क था। तो देखो, मूल कर्तव्य सबसे बड़ी बात, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य, ये मूलभूत संविधान में नहीं थे। मूलभूत संविधान है ना, उसमें नहीं थे। आंतरिक आपातकाल लगा था 1975 के अंदर, इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था। उस समय भारतीय सरकार ने यह महसूस किया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने के साथ साथ नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्यों के निर्धारण हेतु इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया? एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। स्वर्ण सिंह समिति ने 1955-77 के दौरान मूल कर्तव्य और उनकी आवश्यकता के संबंध में संस्तुतियां दी कि 1955-77 के अंदर कौन कौन से मूल कर्तव्यों की आवश्यकता है, इसके आधार पर संस्तुति थी। बाद में केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। केंद्र ने कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 जोड़ा गया। तो 4 में तो है नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 के अंदर, और एक बीच के अंदर 4 जोड़ दिया गया भाग। इसके अंदर एक नया अनुच्छेद बनाया गया 51 उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, उसने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मतलब समिति ने दिया था 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव, लेकिन उन पर विचार करके 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अब यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि कौन सी सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें से पहला है, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई मूल कर्तव्यों के पालन से इनकार कर दे। इसको शामिल नहीं किया गया। इसमें प्रावधान क्या था कि संसद आर्थिक दंड मतलब कोई जुर्माना लगा सकती है, सजा का प्रावधान मतलब जेल दे सकती है जब कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा। दूसरा, कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं अपन। मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। मूल अधिकार के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर
कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। मतलब यदि मूल कर्तव्य अरुचिकर हैं या फिर मूल कर्तव्यों को लागू करने के आधार पर न्यायालय है ना वो सजा नहीं देगा कि मौलिक कर्तव्य लागू करने थे इसलिए इन व्यक्तियों को सजा दी जाती है। कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। कर अदायगी बिना मतलब टैक्स देना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, लेकिन इसको भी शामिल नहीं किया गया, इसको भी हटा दिया गया। अब मूल कर्तव्यों की सूची, कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 क, मूल कर्तव्य कौन से भाग में, भाग 4 क, ये याद रखना है, भाग 4 क में शामिल है। और कौन कौन से किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 51 क के तहत के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, मतलब संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। देखो मूल कर्तव्य रटने हैं, इनमें समझने जैसा कुछ नहीं है, याद रखना है बस। एक तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श, संस्था, संविधान की संस्थाएं जैसे सरकार, संसद, राज्य विधानसभा, न्यायपालिका, उनका आदर करे, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रध्वज का आदर करे, राष्ट्रध्वज को जलाए नहीं, राष्ट्रगान में खड़े हुए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल और भगत सिंह, उनको हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। संप्रभुता मतलब भारत को अपने आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं। एकता, सभी राज्य भारत के अंतर्गत आते हैं। अखंडता, खंडित नहीं किया जा सकता भारत को। उसे अक्षुण्ण रखें मतलब उसे बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंदर उल्लेख किया गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें, वन्य जीवों पर दया करें, उनका संवर्धन करें, पेड़ पौधारोपण करें, नदी को स्वच्छ बनाए रखें, झीलों को स्वच्छ बनाए रखें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, ज्ञान अर्जित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर मानव के लिए मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। बस स्वयं को सुधार करने की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेना है। सार्वजनिक संपत्तियां जितनी भी है, भेल, LIC, सेल, ONGC, इनको सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मतलब विकास में भाग लेवें, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यही है। 6 से 14 वर्ष के तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है। ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य है नागरिकों का, मतलब कोई बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 21A के अंदर, अनुच्छेद 21A के अंदर ये मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया कि मूलभूत शिक्षा लेने का अधिकार। ठीक है। ये 21A के तहत भी है। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं, मतलब ये माता पिता का दायित्व है।
हालांकि नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये मूल कर्तव्य है, इनके ऊपर मतलब न्यायालय और संसद है वो दंड आरोपित नहीं कर सकती। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मूल कर्तव्यों को केवल 10 तक जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू में कि कौन से संविधान संशोधन के तहत 11वां, जिसके तहत बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने का दायित्व सौंपा जाता है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। तो सीधी सी बात है, मौलिक कर्तव्य वो नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। ये मूल कर्तव्यों की विशेषताएं आ गई। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है। तो पहली बात है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। मतलब विदेशियों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के पालन करने की आवश्यकता है। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। अब देखो, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार यदि उनका हनन होता है मतलब या तो कोई व्यक्ति हनन करता है आपकी स्वतंत्रता का या किसी भी मौलिक अधिकार का, या फिर राज्य विधेयक द्वारा या कानून द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार भाग 3 में शामिल है। भाग 4 और 5, भाग 4 और भाग 4 क, ये दो भाग में, भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व शामिल है और भाग 4 क के अंदर मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो इन दोनों के उल्लंघन की स्थिति के अंदर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है और नीति निर्देशक तत्व भी गैर न्यायोचित है। केवल और केवल मौलिक अधिकार ही न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। मतलब संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए न्यायालय उनको क्रियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, न तो राज्य को कर सकता है, न ही किसी व्यक्ति को कर सकता है। अब मूल कर्तव्यों की आलोचना क्यों की गई, ये भी मेन का प्रश्न है, मेंस का। प्री से कोई लेना देना नहीं है, प्री का यहीं पे खत्म हो गया। ये 11 मूल कर्तव्य, ये मेंस का है। संविधान के भाग 4 क में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं। तो कहने का मतलब कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें, आलोचक कहते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें अन्य कर्तव्य जैसे मतदान करना मौलिक कर्तव्य है। मतलब किसी व्यक्ति को आप मतदान करने से रोक नहीं सकते। दूसरा, कर अदायगी मौलिक कर्तव्य, हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो कर अदायगी करे सरकार को। परिवार नियोजन, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा न करें ताकि उनका पालन पोषण हो सके। परिवार नियोजन ये भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल होने चाहिए थे, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है। उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब देखो, मूल कर्तव्य है ना, इनके अंदर ऊपर वाले तो समझ में आते हैं कि संविधान का पालन करें, ठीक है, संविधान में जो लिखा गया है वो करना है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। लेकिन जैसे ये है 6 नंबर, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। कहने का मतलब है संस्कृति का महत्व समझना और उसकी रक्षा करनी है। जैसे हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, इनकी रक्षा करनी है। लेकिन सामाजिक वर्ड है ना, सामाजिक संस्कृति, इसके अंदर कौन कौन सी संस्कृतियाँ शामिल हैं ये स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया।
तो आलोचक कहते हैं कि कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, उनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं और आम व्यक्तियों की बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। ठीक है। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है। नैतिक आदेश का मतलब है उनके क्रियान्वयन। यदि कोई व्यक्ति ये कहते कि मैं मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करूँगा, मैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखूँगा, हिंसा से भी दूर नहीं रहूँगा, तो न्यायालय इनके क्रियान्वयन के लिए बाध्यता आरोपित नहीं कर सकती है। तो ये गैर न्यायोचित है। मतलब मूल कर्तव्यों के हनन पर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा उन्हें लागू नहीं करवा सकता है। छवि के चलते आलोचक कहते हैं कि ये नैतिक आदेश है, माने तो माने, न माने तो नहीं माने। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध न भी हो। संविधान में इन्हें शामिल करने के आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध न भी हो। मतलब मूल कर्तव्यों को उन सभी लोगों को मानना है जिन्होंने संविधान निर्माण के अंदर चाहे भाग लिया हो चाहे ना लिया हो, जो संविधान से संबंधित है या नहीं है। अगला है, आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते हैं। अब देखो, मूल अधिकार का यदि हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन यदि मूल कर्तव्यों का हनन होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आलोचक कहते हैं कि मूल कर्तव्यों को भाग 4 के अंदर जहाँ नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके साथ जोड़ा जाना इनके महत्व है, मूल्य और महत्व को कम करता है। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व भी गैर न्यायोचित है और मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है। तो ये मूल कर्तव्यों के महत्व को कम करता है। उन्हें भाग 3 के साथ जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे न्यायोचित भी होते हैं और मूल अधिकारों के बराबर उनको महत्व भी प्रदान किया जाता। मूल कर्तव्यों का महत्व, मेंस का क्वेश्चन है। आलोचनाओं एवं विरोध के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो भाई मूल कर्तव्य हालांकि ये गैर न्यायोचित हैं और संसद किसी व्यक्ति पर जो मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है दंड भी आरोपित नहीं कर सकती। मतलब संसद सजा नहीं दे सकती किसी व्यक्ति को यदि वो व्यक्ति मूल कर्तव्यों का उल्लंघन मानने से इनकार कर देता है या फिर उल्लंघन करता है कि मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाऊंगा या फिर सुरक्षा नहीं करूंगा। इसमें कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यदि आप सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा न भी करते हैं तो संसद आपको बाध्य नहीं कर सकती कि आपको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ही है। तो मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी, केवल चेतावनी, वार्निंग देते हैं कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट ना करें और राष्ट्रध्वज को न जलाएं। ये क्या है? मूल कर्तव्यों का महत्व है। भाई मूल कर्तव्य चेतावनी देते हैं, वरना तो संविधान में कहीं उल्लेखित ही नहीं है ना कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करेंगे तो मतलब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना देश के खिलाफ है या देशद्रोही का कार्य है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। न्यायालय की एक विशेष शक्ति है जिसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के अंदर क्या होता है कि न्यायालय है वो किसी भी नियम की समीक्षा करता है क्या ये जो नियम है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो जब ये न्यायिक समीक्षा करता है ना तो संवैधानिक वैधता कि संविधान के अनुसार ये नियम वैध है या नहीं है उस संबंध में निर्णय लेने में सहायता करता है। जैसे कोई नियम है जो राष्ट्रध्वज के जलाने पर दंड आरोपित करता है, ये नियम विधानसभा के अंदर पारित किया गया, लेकिन किसी व्यक्ति ने न्यायालय के अंदर
PIL याचिका दायर कर दी कि मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता और न ही संसद उनके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है, तो फिर ये नियम लाना गैर संवैधानिक है। तो फिर अदालत है ना, उस संवैधानिक वैधता निर्धारण करने के लिए उस नियम की कि वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज को जलाने में दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अदालतें मौलिक कर्तव्यों को देखकर उस पर अपना निर्णय देगी। ठीक है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। ठीक है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। अब मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है तो वे विधि नियमों द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मतलब यदि मूल कर्तव्य लागू न हो और असफल हो जाए तो संसद सजा दे सकती है मूल कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। वर्मा समिति की टिप्पणियां। नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। वे निम्नलिखित है। वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्य ऐसे की पहचान की जिनका यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उनके लिए सजा की प्रावधान है। जैसे उन्होंने एक अधिनियम पारित किया, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करता है, उसे जलाता है या फिर राष्ट्रीय गान का अनादर करता है, संविधान को जलाता है, तो उसके खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो दंड देने की व्यवस्था है। जैसे SC/ST एक्ट। SC/ST के प्रति यदि मूल वंश के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, जैसे हिंदू मुस्लिम, तो दंगा विरोधी, इनके बीच जो दंगे होते हैं तो दंगा विरोधी अधिनियम पारित किया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। नया नियम आ गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए थे। जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था, लेकिन वर्मा समिति तो 1999 में बनी थी। इसका मतलब ये पहले ही लागू हो गए थे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। भारतीय दंड संहिता IPC घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। IPC इंडियन पेनल कोड ये घोषणा क्या करती है कि राष्ट्रीय अखंडता मतलब धर्म के आधार पर विभाजित करते हो यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई भी अभिकथन यदि आप बोलते हैं ना कि जो राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करती है, जैसे हिंदू और मुस्लिमों के प्रति कोई भी बात बोलना, जो राष्ट्रीय अखंडता मतलब जो दंगों को प्रोत्साहित करती है या फिर जातिवाद को प्रोत्साहित करती है, तो वो दंडात्मक अपराध होगा। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था। कोई सांप्रदायिक संगठन है जो संप्रदायवाद फैला रहा है तो उसको गैर कानूनी घोषित कर सकता है भारत सरकार, विधि विरुद्ध, यदि संविधान के विरुद्ध वो कार्य करता हुआ पाया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है।
तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया गया। उसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसने भ्रष्टाचार किया है, धर्म के आधार पर मत मांगता है कि हिंदू धर्म वाले सभी व्यक्ति मेरे को वोट दें, या लोगों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाता है, तो संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक हैं वो भाषा, जाति के आधार पर भारत में संरक्षित किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज कही गई है कि भाषा के आधार पर या भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करना संवैधानिक है। मतलब भाषा के आधार पर, जैसे इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले सदस्यों को, तो भाषा के आधार पर, जैसे तमिलनाडु के अंदर चल रहा था अभी, क्या चल रहा था कि वो तमिल भाषा और इंग्लिश दो को ही मान्यता देने चाहते हैं, हिंदी भाषा को वो बैन लगाना चाहते हैं। तो वो उस समय, जिस समय चुनाव हुए थे, तमिल भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाने को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए और उन पर कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 30 ये व्याख्या करता है कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि वे भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करें, ठीक है। और राजनेता, इसी के अंदर लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत के अंदर भी दिखाऊंगा कि राजनेता भाषा के बचाव के लिए, अपनी अल्पसंख्यकों की भाषा के बचाव के लिए राजनीतिक वादे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी लास्ट में बताऊंगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो WPA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों, इसमें अनुसूचियों में विभाजित किया गया है विभिन्न प्राणियों को, अनुसूची 1, 2, 3 और 4। जो सबसे ज़्यादा लुप्तप्राय होता है उसे अनुसूची 1 में शामिल किया जाता है। वन संरक्षण भारत के अंदर हाथी, शेर, बाघ, चीता और बाज, गोडावण, ये सभी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ही शामिल किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्य के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है ना, वो वनों के अनियंत्रित कटाई, मतलब आप बिना परमिशन के वनों की कटाई नहीं कर सकते। जैसे अभी 2025 के अंदर दिल्ली एनसीआर में क्या हुआ कि उपराज्यपाल है वहाँ पे, उपराज्यपाल VK सक्सेना, उसने आदेश दे दिया कि सड़क बनाने के लिए आप 20,000 पेड़ काट सकते हैं। तो उसे लेकर फटकार लगाई कि आपने बिना वन, मतलब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमति के बिना कैसे वनों की कटाई के आदेश दे दिए। क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनियंत्रित कटाई है ना, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर। और यही चीज़ है जो महाराष्ट्र के अंदर मेट्रो रेल को लेकर चल रही है। मेट्रो लाइन के लिए वन को काटना पड़ेगा, जो कि गलत है। यही वन संरक्षण अधिनियम को लेकर राजस्थान के गोडावण संरक्षण के अंदर भी चल रहा है और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए भी चल रहा है। अब वो देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 है, उसमें लिखा क्या गया था, मैंने कहा था कि भाषा के आधार पर आंदोलन करना मूल कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं है। अब देखते हैं, इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसके अंदर यहाँ दिया गया है, देखो, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान करते हैं, ठीक है।
प्रशासन का अधिकारों का अल्पसंख्यक द्वारा विभेद नहीं कर सकते। तो फिर 29 में है ये रहा। 29 में है, 30 में नहीं था। अनुच्छेद 29 के अंदर है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। सॉरी उसके लिए। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 ये उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्तियों को। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इसमें यहाँ लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करता है तो वो लोक अधिनियम 1951 है ना, उसका उल्लंघन नहीं करता है। अतः भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण, जैसे तमिलनाडु के अंदर होते हैं अक्सर, वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि ये एक दूसरे के विरोध स्वरूप यहाँ पे बताए गए। एक तरफ तो अनुच्छेद 29 के मौलिक अधिकार में कहा गया है, उच्चतम न्यायालय ने ही ये व्यवस्था दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार सम्मिलित है। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भाषा के संरक्षण हेतु वादे करता है, भाषा या धर्म से संबंधित कोई वादे करता है, तो वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार खत्म हो गए।